हेलो एवरीवन, आज इस बीसीसी के वीडियो में हम डिस्कस करने आए हैं फॉर्म भरते समय और फॉर्म भरने के बाद किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए, यानी कि कौन कौन सी चीज़ों को चेक कर लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, इस वीडियो में सारे बात को हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम आज इसी वीडियो में पिछले वीडियो में जितने भी व्यक्ति कमेंट किए हैं उनका रिप्लाई सटीक देने वाले हैं, जो 100% राइट है। जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं या कहीं भटक ले, उससे हटकर कोई जवाब नहीं मिलने वाला है। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद आपको बच जाता है तो आप भी कमेंट कर दीजिएगा, जिसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर देंगे। तो इस बीसीसी के वीडियो में सबसे पहले दीपकांश 3255 आईडी से एक व्यक्ति कमेंट किए हैं कि भैया पीसीएम से कौन कौन से कोर्स मिलेगा। हाँ, मेरा सब्जेक्ट ग्रुप 12th में पीसीएम है, तो कौन कौन सा मुझे ब्रांच मिल सकता है। तो सबसे पहले उन्हें बता दें कि इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच के लिए वह एलिजिबल है, यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड में कोई भी ब्रांच लेना चाहते हैं तो बिल्कुल बीसीसी के थ्रू ले सकते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, या आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, कोई भी इंजीनियरिंग सेक्शन में वह जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन उनके पास है एग्रीकल्चर साइंस। हाँ, एग्रीकल्चर साइंस में भी वो भाग ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है उनके पास फॉरेस्ट्री। 4 नंबर में ऑप्शन उनके पास है फॉरेस्ट्री के बाद में हॉर्टिकल्चर। उसके आगे ऑप्शन है मेडिकल फील्ड में भी, जैसे बी फार्मा हो गया, उसके बाद में रेडियोलॉजी हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, इन सभी में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट आईडी से कमेंट किए हैं नेक्स्ट व्यक्ति सुमित कुमार सिंह, तो 6.8% पे क्या मुझे CSE या ECE ब्रांच मिलेगा। तो CSE ब्रांच उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन ECE ब्रांच मिल जाएगा। उनकी कैटेगरी OBC है। और साथ में बात कर ले कौन से कॉलेज में मिलेगा, यह भी कमेंट में उनके थे। तो कमेंट में कौन से कॉलेज मिलेगा तो बता दे कि न्यू से न्यू कॉलेज जो है वहीं मिलने का चांस है, यानी कि सबसे लो लेवल का आपको कॉलेज मिलेगा। उतना भी लो लेवल का नहीं मिलेगा, लेकिन लो लेवल का होगा। वहाँ से करने से बेहतर है आप BCC का एक बार एग्ज़ाम दे और वहाँ पर बेटर रिजल्ट लाकर फिर से आप काउंसलिंग करके उसके थ्रू भी ECE ब्रांच बेस्ड कॉलेज में पा सकते हैं। ऐसे ही आप UGESE के काउंसलिंग करेंगे और उसके थ्रू अगर बेस्ट कॉलेज में दिलाने की कोशिश करूंगा, अगर मिल जाता है तो बिल्कुल कर लेंगे, यानी कि दोनों में काउंसलिंग करेंगे। लेकिन अभी आप ये काम करेंगे, BCEC का फॉर्म फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका आता है कि ECE ब्रांच बेस्ड है। हाँ बिल्कुल बेस्ड है, लेकिन बेस्ट कॉलेज से ही करने पर, क्योंकि बिहार के सभी कॉलेज से करने पर उतना नॉलेज नहीं मिलते हैं। प्लेसमेंट की बात छोड़ दो, लेकिन नॉलेज भी उतना नहीं मिलते हैं। इसलिए इसी सही ब्रांच है, लेकिन आपको किस कॉलेज में कितना नॉलेज दिया जाता है इस पे डिपेंड करता है। तो आप वीडियो में बने रहिए। और एक बात और, कोई भी डाउट बचता है ना तो आप कमेंट ज़रूर करके रिप्लाई ले लीजिए। उससे भी ज़्यादा कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई ले सकते हैं। थर्ड व्यक्ति है जो केशव कुमार है, वह कमेंट किए थे UGESE का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो UGESE का काउंसलिंग जुलाई में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और जो भी डाउट आ रहा है कमेंट कर लीजिएगा। स्टार्ट होगा तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट 4 नंबर में एक व्यक्ति है जो कमेंट किए थे सत्यम साहू। सत्यम साहू का कमेंट था कि जितने भी न्यू नर्सिंग कॉलेज है क्या उनमें बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाएगा। बिल्कुल कराया जाएगा। हाँ, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है न्यू जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करने आते हैं उस मुद्दे पर चलते हैं, यानी कि चेक लिस्ट क्या क्या है। तो चलिए कि कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए फॉर्म फिलअप करते समय और फॉर्म फिलअप करने के बाद भी, और वह सारे डॉक्यूमेंट को अभी से व्यवस्था करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाद में क्या होती है कि वो फॉर्म व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसके कारण भी एडमिशन कैंसिल होती है। तो वह सारी गलती आप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट बात पे ध्यान देने के लिए कहेंगे। जो फॉर्म फिलअप करते समय अगर गलती भी किए होंगे तो आपका 23 से लेकर 28/5 के बीच में एडिटिंग डेट है, उस एडिटिंग डेट पे आप एडिटिंग कर लीजिएगा। तो एक बार हम एडिटिंग डेट भी बता दे रहे हैं, अगर आप कोई गलती किए होंगे तो उस डेट को सही कर लीजिएगा। तो हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एडिटिंग डेट को पहले मैं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हैं
वह गलती ज़रूर किए होंगे, तो वह गलती ना करे, और अगर कर भी दिए हैं तो उस गलती को सुधार ले। तो सबसे पहले एडिटिंग डेट की बात कर ले, तो एडिटिंग डेट आप यहाँ पे खंड में देख रहे होंगे, हमने अंडरग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। एडिटिंग डेट 23/5/2024 से लेकर 25/5/2024 के बीच में है, और यहाँ पे एडिटिंग कर लीजिएगा गलत किए होंगे तो। अब चलिए हम बात कर लेते हैं क्या क्या गलत किए हो सकते हैं। सबसे पहले DOB, हाँ DOB, अगर यह अब DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ गलत अपलोड कर दिए हैं तो वह सही कर लीजिएगा एडिटिंग डेट के बीच में। अब डेट ऑफ बर्थ कौन सा डालना सही होगा, तो भाई आपने 10th और 12th के एडमिट कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही डालिएगा, ये नहीं कि आधार कार्ड से डाल दीजिएगा। आधार कार्ड सुधार हो सकती है लेकिन आपका मार्कशीट सुधार नहीं होगा। तो आप जब भी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो 10th और 12th के मार्कशीट के अनुसार डालिएगा। चलिए सेकेंड बात करते हैं, यह फर्स्ट गलती करते हैं अधिकांश व्यक्ति। सेकेंड बात, नेम चेक कर लीजिएगा। हाँ, अपना नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, यानी कि नेम अच्छे से चेक कर लीजिएगा। इसके कारण भी कैंसिल हो जाती है एडमिशन, तो नेम को चेक करना है। और नहीं चेक कर रहे हैं तो बाद में पछताइएगा अगर गलत फिल कर दिए होंगे तो। और अगर गलत फिल भी हो गया है तो अभी टाइम है, एडिटिंग कर लीजिएगा। चलिए थर्ड बात हम करते हैं, थर्ड किन बातों पे ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। तो यह सारे बात पे आप ध्यान दीजिएगा। थर्ड मेरा क्वेश्चन आता है एड्रेस। हाँ भाई, एड्रेस पे हम बात करते हैं। अब एड्रेस कौन सा वाला डालना सही होगा, तो एड्रेस जो आधार कार्ड पे है वही एड्रेस डालिएगा, और जो आपके मार्कशीट पे है, मार्कशीट पे तो नहीं होती है लेकिन आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस है सेम एड्रेस आपको सबमिट करना है। ये नहीं कि कुछ और डाल दिए तो बाद में रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। थर्ड यह थी। अब फोर्थ नंबर क्या आता है, फोर्थ नंबर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। हाँ, फोर्थ नंबर में भी गलती करते हैं, तो वह सारी गलती नहीं कीजिएगा, आप नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए फोर्थ नंबर में हम गलती बताते हैं कौन सी गलती है। फोर्थ नंबर में होती है कैटेगरी, यानी कि कास्ट। अब कास्ट कौन सा डाले भैया, बहुत सारे कहते हैं कि भैया हम कास्ट कौन सा डालें, तो कास्ट आपका जो हो, EBC हो तो EBC डालिएगा। OBC यहाँ पे नहीं चलेगा, OBC नहीं चलेगा, EBC चलेगा, BC चलेगा, SC चलेगा, ST चलेगा। तो यह सभी कास्ट में अगर कोई भी कास्ट है आप तो वह कास्ट डालिएगा। ये नहीं कि कुछ और कास्ट डाल दिए आप कुछ और कास्ट है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो बनता है उसमें जो कास्ट है वही कास्ट डालिएगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है, माता पिता का होगा, उसके अनुसार डालिएगा। यह 4 नंबर गलतियाँ थी, यानी कि 4 नंबर यहाँ पे भी बच्चे अपने बेस्ट अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं। यानी कि अगर कास्ट में गलती होगा, सिलेक्शन हो गया कास्ट से, यानी कि कास्ट के कटऑफ से सिलेक्शन हो गया तो वहाँ भी रिजेक्ट हो जाता है एडमिशन। अब 5 नंबर गलतियाँ पे ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्या गलती है जो अधिकांश बच्चे वहाँ पे भी करते हैं। हाँ, 5 नंबर भी गलती करते हैं, वह क्या है तो देखिएगा। 5 नंबर में गलती क्या करते हैं, मोबाइल नंबर हो गया और ईमेल हो गया, ये क्या करेंगे दूसरे का डाल देंगे, कुछ भी ईमेल डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि वहाँ पे एडमिट कार्ड जाने वाला है, रैंक कार्ड जाने वाला है, आगे काउंसलिंग कीजिएगा उसका OTP जाने वाला है, बहुत कुछ जाने वाला है, तो यह गलती नहीं कीजिएगा। चलिए, तो यह सारी गलती करते थे बहुत सारे स्टूडेंट, और यह सारी गलती का मैंने देखा कि बहुत सारे आगे सामना करना पड़ता है प्रॉब्लम का, तो यह नहीं कीजिएगा। चलिए, अब छठा गलती भी मैं बता देता हूँ जो अधिकांश बच्चे ने किया था पिछला बार और उसके पिछला बार। तो अब वह क्या है, SMQ। हाँ, SMQ वाले गलती क्या है, अब बहुत सारे स्टूडेंट है कि उनकी गार्जियन कोई भी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं तो SMQ लगा देते हैं। भाई, कोई भी गवर्नमेंट जॉब SMQ कैटेगरी में नहीं आता है। SMQ कैटेगरी में कौन कौन सा आता है, तो आपका एयर फोर्स में अगर कोई आपके फैमिली में माता पिता में है तो SMQ में चल जाएंगे, एयर फोर्स हो गया। उसके बाद में आप अगर आर्मी में है तो जा सकते हैं, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, यह तीनों में से कोई में है तो आप SMQ में जा सकते हैं, या बिहार के कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है तब SMQ में जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट गलती बात करते हैं अब DQ वाले स्टूडेंट।
हाँ, डीक्यू वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, कहीं से डीक्यू सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, यानी कि विकलांग सर्टिफिकेट। तो वैसे नहीं करना है। अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कहाँ से डीक्यू सर्टिफिकेट बनाना है जो वैलिड हो। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि नेक्स्ट चेक क्या क्या करना है। ठीक है, यह फर्स्ट चेक था, यह सारे चेक कर लेना है। अगर गलती है तो सुधार डेट में अपना सुधार कर लेना है। और हम अभी आते हैं उस पॉइंट पे कि नेक्स्ट क्या क्या चेक कर लेना है फॉर्म फिलअप करते समय, और नहीं भी डॉक्यूमेंट है तो वह सारे डॉक्यूमेंट का व्यवस्था कर लेना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फर्स्ट नंबर पॉइंट पे आएंगे हम, 1 नंबर पॉइंट में। तो सबसे पहले आपका इंटर की है, यानी कि 12th का जो बात करें, मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया। मार्कशीट और एडमिट कार्ड उसके अनुसार ही फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उस समय आप फिलअप कीजिएगा मार्क्स और रोल कोड हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, या जो कॉलेज से आप किए हैं वह कॉलेज डालिएगा। इन सभी में भी बच्चे गलती करते हैं, तो वह गलती नहीं करना है, ध्यान से भरना है। और 12th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड अपने पास रखिएगा, एक सीरीज में सजा के रखिएगा, एक फाइल अभी से बना लीजिए। चलिए सेकेंड नंबर हम बात करते हैं, सेकेंड नंबर पॉइंट 10th का। अब 10th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड साथ में रखिएगा। अभी 2 नंबर पे आप 10th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड के रख लीजिएगा, और यह वैलिड होना चाहिए। हाँ, किसी बोर्ड के द्वारा वैलिड होना चाहिए, यह नहीं कि आप इधर उधर से, जैसे में होता क्या है कि फेक मार्कशीट बना लिए, तो यह सब नहीं चलेगा। आपका वह चेक होता है, और चेक करने के बाद अगर गलत पाए जाएंगे तो आपको सज़ा होगी। तो यह बात भी दिमाग में लेके चलिएगा। चलिए थर्ड नंबर पॉइंट आता है। थर्ड नंबर में हमको कास्ट सर्टिफिकेट। हाँ, अब कास्ट सर्टिफिकेट अगर अभी तक नहीं बनवाए हैं तो अप्लाई अभी कर दीजिएगा। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और या मोबाइल से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या साइबर कैफ़े में जाके अप्लाई कर सकते हैं, या ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, बहुत सारे व्यक्ति का यह भी कमेंट आता है, तो सीओ के द्वारा। अब सीओ के द्वारा आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। अब कास्ट सर्टिफिकेट सीओ कहाँ बैठते हैं, तो सीओ आपको अंचल अधिकारी कहा जाता है। अंचल अधिकारी आपके अंचल में बैठेंगे, यानी कि प्रखंड में बैठेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक जिसे कहते हैं, ब्लॉक से भी आप कास्ट सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो वैलिड है, चलेगा। हाँ, आप ब्लॉक लेवल पे बनवा लीजिएगा कास्ट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट बात करते हैं, इनकम सर्टिफिकेट हो गया। इनकम सर्टिफिकेट भी ब्लॉक लेवल पर बना लीजिए, या डीएम लेवल पर बना लीजिए, या एसडीएम लेवल पर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ का चलेगा, तो देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ना डीएम एसपी किसी से बनाने की आवश्यकता नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका कॉलेज से जो मिला है, आप ध्यान में रखिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कॉलेज से मिला है वहीं चलेगा, अलावा कुछ नहीं चलने वाला है। चलिए उससे आगे हम बढ़ते हैं। तो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो फॉर्म फिलअप करते समय आपको एक पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, फॉर्म फिलअप करते समय एक पीडीएफ मिलेगा, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसे क्या कीजिएगा, अच्छे से रखिएगा। क्योंकि जब फॉर्म फिलअप करते हैं बच्चे पार्ट ए और पार्ट बी पे ध्यान नहीं देते हैं, और उसे खो देते हैं, और बाद में वह पार्ट ए और पार्ट बी नहीं मिलता है, जिससे भी एडमिशन कैंसिल होने की चांस हो जाती है। कितना भी बेस्ट रिजल्ट ला दे, अगर आप पार्ट ए और पार्ट बी साथ में नहीं रखे हैं तो एडमिशन नहीं होगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी अपने पास में रखें, उस पीडीएफ को खोए नहीं, चाहे तो अपने गूगल ड्राइव में सेव करके रख लें। हाँ, पार्ट ए और पार्ट बी जैसे ही फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको साइबर कैफ़े वाले देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, फ़ोटोग्राफ। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा फ़ोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ पे हम डिस्कस करते हैं फ़ोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, तो देखिए बैकग्राउंड आप ग्रीन रखें, या बैकग्राउंड ब्लैक रखें, या बैकग्राउंड वाइट रखें, लेकिन सिंगल कलर में बैकग्राउंड होना चाहिए, और आपका फेस डायरेक्टली दिखना चाहिए, ना कि आपका एक कान गायब हो या एक आंख बंद करके कोई सेल्फी वाला फ़ोटो डालते हैं तो वह सारे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। फॉर्म अगर फिलअप करते हैं तो एडमिशन
एडमिशन टाइम भी रिजेक्ट होता है। ये नहीं कि फॉर्म आपका अलाउ हो गया तो एडमिशन टाइम भी अलाउ हो जाएगा, नहीं, वहाँ भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए फ़ोटो जब भी डालें क्लियर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए और उसी फ़ोटो को 8 कॉपी निकाल ले, जिससे एडमिशन टाइम भी आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगा, वहीं फ़ोटो आपका एडमिशन टाइम भी लगेंगे। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। अगर आप बिहार के निवासी हो तो अगर बिहार के निवासी हो तो आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र। हाँ, निवास प्रमाण पत्र रेसिडेंटल जिसे बोलते हैं उसका भी ज़रूरत पड़ेगा। तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो अभी बनवा लेनी होगी और वो अभी ब्लॉक लेवल पर बनेगा, ब्लॉक से बनेगा। अभी अप्लाई ऑनलाइन कर दो, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। साइबर कैफ़े से कर लो या खुद से कर लो। अगर साइबर कैफ़े से करते हो तो 50 रुपया चार्ज है और ख़ुद से करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो है शरणार्थी निबंधक प्रमाण पत्र, यानी कि रिफ्यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब रिफ्यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है? ऐसे तो आपको आवश्यकता नहीं होगा, लेकिन बिहार से बाहर जो व्यक्ति रहते हैं उनके गार्जियन अगर बिहार में काम करते हैं तो रिफ्यू रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से आपको बनाना पड़ेगा रिफ्यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब यह कैसे बनेगा? तो डीएम के द्वारा बनेगा। यह किससे बनेगा? डीएम के द्वारा बनेगा और यह अभी बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर वह बिहार के बाहर का है या बिहार का ही है, अगर उसके गार्जियन बिहार गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो उसको स्पेशल छूट दिया जाता है, या वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं लेकिन बिहार में भी काम करते हैं तो उसे भी स्पेशल छूट दिया जाता है। लेकिन उनको एक एप्लीकेशन पेरेंट का लगाना पड़ता है, सर्टिफिकेट वहाँ पे ऐड करना पड़ता है, जो एडमिशन टाइम ऐड करना पड़ता है। अभी तो SMQ करके डाल देंगे, तो वह जो यह सर्टिफिकेट भी आप रख लीजिएगा अगर है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है उतना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब SMQ सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा आप सभी। उससे आगे बढ़ते हैं DQ। हाँ, DQ सर्टिफिकेट भी बनवाना आवश्यकता है। अब जो भी व्यक्ति विकलांग है और विकलांग में अप्लाई कर रहे हैं तो उन सभी को DQ सर्टिफिकेट बनवाना आवश्यक है। और DQ सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है जो वैलिड होगा, अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बता दूँगा। चलिए उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो यह सारे जितने भी हम बात बताए वह सभी दिमाग में बैठा लीजिए और वह सभी अभी से चेक कर लीजिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट बताए अगर नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करें जिससे उन्हें भी हेल्प मिले। और कोई भी डाउट आ रहा है तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।